Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in educational research, that is historical research. हम लोगों ने ऐतिहासिक अनुसंधान पर बात नहीं की है, थोड़ा सा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पर बात की है, इवन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आई हैव टू डिस्कस. सो आई एम स्टार्टिंग विद हिस्टोरिकल रिसर्च. ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है ये जानते हैं. तो ऐतिहासिक अनुसंधान से पहले थोड़ा सा इतिहास जानते हैं. थोड़ा सा हिस्ट्री इज ए मीनिंगफुल रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट. हिस्ट्री है क्या? हमने जो आज तक उपलब्धि पाई है उसका एक मीनिंगफुल रिकॉर्ड है ना. लिखा गया है, सब अभिलेखित है, सुरक्षित है, संरक्षित है, अर्थपूर्ण रिकॉर्ड. It is not merely a list of chronological events, but a truthful, integrated account of the relationships between persons, events, times, and places. हिस्ट्री केवल ये नहीं है कि क्रमवार वर्षवार ये लिखा है कि इस वर्ष ये घटना हुई, इस वर्ष ये घटना हुई, नहीं, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड अकाउंट है, एक समेकित अकाउंट है. किसका? रिलेशनशिप्स बिटवीन पर्संस, इवेंट्स, टाइम्स एंड प्लेसेस. लोगों के बीच, घटनाओं के बीच, समय स्थान के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ उसका एक इंटीग्रेटेड अकाउंट है, न कि सिर्फ वर्षवार घटित हुई घटनाओं का वर्णन. History is used to understand the past and to try to understand the present in light of past events and developments. History, इतिहास एक ये भी तरीका है कि हम अपने अतीत को समझ सकें और उस अतीत के प्रकाश में जो पुरानी घटनाएं और विकास हुआ उसके प्रकाश में, उसके आलोक में नई चीजों को समझ सकें, वर्तमान को समझ सके. हिस्टोरिकल एनालिसिस मे बी डायरेक्टेड टुवर्ड एन इंडिविजुअल, एन आइडिया, अ मूवमेंट और एन इंस्टीट्यूशन. जो हमारा ऐतिहासिक विश्लेषण होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकता है, किसी विचार के लिए, किसी आंदोलन के लिए, किसी संस्था के लिए. However, none of these objects of historical observation can be considered in isolation. लेकिन इनमें से कोई भी जो ऐतिहासिक आपका प्रेक्षण है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता, मतलब निर्वात में नहीं हो सकता, विलगित होकर नहीं हो सकता, उसको हमको किसी न किसी कंटेक्स्ट में समझना होगा. तो people cannot be subjected to historical investigation without some consideration of their interaction with the ideas, movements and or institutions of their times. यानी कि हम जब भी कोई हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमको वो समय, वो संस्था, वो आंदोलन, वो विचार ध्यान में रखने होंगे जिस वक्त वो घटित हुआ है. तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या हुआ? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द डिस्क्रिप्शन एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स. यानी कि जो अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन, उनकी एनालिसिस, उनके विश्लेषण का ये एक वैज्ञानिक तरीका है या वैज्ञानिक अनुप्रयोग, वैज्ञानिक तरीके का अनुप्रयोग है. तो हिस्टोरिकल रिसर्च का अगर सब्जेक्ट मैटर देखें, क्या पढ़ा जाएगा, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत क्या आएगा, किस पर आप रिसर्च करेंगे तो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगी. जैसे आप जनरल एजुकेशनल हिस्ट्री पढ़ना चाहें, है ना, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल लेजिस्लेशन के बारे में हम बात करें, हिस्टोरिकल बायोग्राफी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो फील्ड ऑफ एजुकेशन में जो कॉन्ट्रीब्यूटर हुए उनकी हिस्टोरिकल बायोग्राफी अगर पढ़ेंगे तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च है. इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लाइक प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, आपका माध्यमिक, उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वयस्क शिक्षा की इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री अगर जानना चाहें तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत आएगा. अगर कल्चरल हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंसर्निंग द फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी, वो भी आएगा हिस्टोरिकल रिसर्च में. हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, शुरू से हम देखना चाहें कि उच्च शिक्षा पे कौन कौन सी समितियां गठित हुई, उन्होंने क्या क्या कहा, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगा. और हिस्टोरिकल क्रिटिक्स ऑफ एजुकेशन, तो ये और इसी तरीके के और टॉपिक्स हिस्टोरिकल रिसर्च के सब्जेक्ट मैटर होते हैं. फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बात है. तो फर्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च एम्स एट डेवलपिंग नॉलेज ऑफ पास्ट इवेंट्स विद इन ए पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कंटेक्स्ट. यानी कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, उसका उद्देश्य होता है कि पास्ट इवेंट्स के प्रति नॉलेज डेवलप करना, जो घटनाएं हो चुकी हैं, अतीत में घटित हो चुकी हैं, उनके प्रति एक ज्ञान विकसित करना, क्या हुआ, कैसे हुआ, विद इन ए पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ऑफ टाइम. ये सबसे खास है. जो 100 साल पहले हुआ उसको आज के कंटेक्स्ट में नहीं समझ सकेंगे हम, उसको उसी समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में, कंटेक्स्ट में हमको समझना होगा. A historical researcher attaches importance to the meaning of specific events which have already occurred and explains causal relationships on the basis of the analysis of the existing data. जो हिस्टोरिकल रिसर्चर होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान करता होता
होता है, वो क्या करता है कि जो स्पेसिफिक इवेंट हो चुका है पहले उसके लिए एक मीनिंग डेवलप करता है और कॉजल रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करता है प्रेजेंट डेटा के हिसाब से कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। एक एक कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं, कॉजल कि किसका कारण से क्या हुआ, कैसे इन दोनों के बीच में इस संबंध का कारण क्या है, इस तरीके की बातों का विश्लेषण जो एग्जिस्टिंग डेटा है, आज आपके पास डेटा उपलब्ध है, उसके आधार पर करता है। और क्या करता है हिस्टोरिकल रिसर्चर? सेकेंड, द रिसर्चर डिग्स इनटू द सिग्निफिकेंट डेटा दैट टेल्स अस अबाउट पास्ट इवेंट्स। ठीक है, वो जो मतलब जो हमारे पास आंकड़े हैं उनसे पास्ट इवेंट को समझने की कोशिश करता है। ही शी डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर डेटा। लेकिन यहाँ एक खास बात ये है हिस्टोरिकल रिसर्चर की कि डेटा पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि चीजें घटित हो चुकी हैं, जो डेटा अवेलेबल आपको जिस फॉर्म में उसी से आपको काम चलाना है। सिंस द सिचुएशंस अंडर स्टडी डू नॉट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, क्योंकि जो आप घटना अध्ययन कर रहे हैं वो आपके सामने अभी नहीं है, वो हो चुकी है। तो ये एक शॉर्टकमिंग है हिस्टोरिकल रिसर्चर के लिए। तो कैसे करेगा वो डेटा कलेक्शन का काम? डेटा की बात सबसे ज्यादा है ना, तो सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, इसमें क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। बहुत हम लोगों ने ये नामकरण सुना है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। क्या होता है ये प्राइमरी सोर्सेज? मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में आप दो ही तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि जो घटना आप अध्ययन करने जा रहे हैं वो अभी नहीं हो रही है, जिन लोगों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं वो अभी नहीं है जो आपसे बातचीत कर सकें, जिनका आप इंटरव्यू ले सकें। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बेसिस पर हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। तो प्राइमरी सोर्स क्या है डेटा का? प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो पिछला अतीत की घटनाएं हैं, जो पिछली घटनाएं हैं, उनके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो हमें देता है वो प्राइमरी सोर्स होता है। ये क्या हो सकता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस कैन बी ट्रीटेड एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा आर आई विटनेस अकाउंट्स। मतलब जिन लोगों ने उसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया हो या उन अनुभवों को रिकॉर्ड किया हो, रिपोर्ट किया हो, वो प्राइमरी डेटा कहला सकते हैं, या वो उस घटना के चश्मदीद गवाह हो, आई विटनेस हो। दे आर रिपोर्टेड बाय एन एक्चुअल ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट। जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम आप अध्ययन कर रहे हैं और कोई स्वतंत्रता संग्राम में उसने भागीदारी की हो, किसी स्वतंत्रता सेनानी ने, उसका लिखा हुआ कुछ आपको मिल जाए, तो वो प्राइमरी डेटा है। फाइंडिंग एंड असेसिंग प्राइमरी हिस्टोरिकल डेटा इज एन एक्सरसाइज इन डिटेक्टिव वर्क। इट इन्वॉल्व्स लॉजिक, इंट्यूशन, परसिस्टेंस एंड कॉमन सेंस। ये टकमैन ने कहा है ना। तो प्राइमरी डेटा क्या है कि वो ऑब्जर्वर जो एक्चुअली जिसने ऑब्जर्व किया हो, जो आई विटनेस हो, और हमको फाइंड प्राइमरी डेटा को फाइंड करना ही सबसे बड़ा काम है, और फिर उसको असेस करना डिटेक्टिव वर्क है। बहुत आपको इसमें खोजबीन करनी होगी, इसमें लॉजिक लगेगा, इंट्यूशन लगेगा, आपका कॉमन सेंस इन्वॉल्व होगा, तब जाके प्राइमरी डेटा आप ढूंढ पाएंगे पहली बार। फिर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा हो क्या कह सकता है? ये डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये रिमेन्स और रिलिक्स हो सकता है, या ओरल टेस्टिमनी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा? डॉक्यूमेंट्स आर द रिकॉर्ड्स केप्ट एंड रिटन बाय एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स इन और विटनेसेस ऑफ एन इवेंट। उस घटना के जो विटनेस हो, जो एक्चुअल पार्टिसिपेंट हो, उनके द्वारा रिकॉर्ड कोई रखा हुआ या रिटन आपको मिल जाए, वो डॉक्यूमेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाएगा। These sources are produced for transmitting information to be used in the future. ये सोर्स लिखे ही इसलिए गए, लिखे ही इसलिए गए, बनाए ही इसलिए गए कि आप फ्यूचर में कोई जानना चाहे तो इस घटना के बारे में जान सकेगा। ऐसा कुछ लोगों ने अगर लिख दिया, वो हमारा प्राइमरी डेटा है। कॉन्स्टिट्यूशंस, चार्टर्स, लॉज, कोर्ट डिसीजंस, ऑफिशियल मिनट्स और रिकॉर्ड्स, ऑटोबायोग्राफी, कोई खुद अपने बारे में लिख रहा है, लेटर्स, डायरीज, जेनेलॉजीज, सेंसस इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स, विल्स, परमिट्स, लाइसेंसेस, affidavit, deposition, declaration, proclamation, certificate, list, handbill, bill, receipt, newspaper, and magazine accounts, advertisements, maps, diagrams, books, pamphlets, catalogs, films, pictures, paintings, inscriptions, recordings, transcriptions, and research reports. इतनी जगह से आपको प्राइमरी डेटा मिल सकता है। उस वक्त के न्यूज़पेपर में छपा हो, कोई किसी ने पिक्चर ली हो, किसी ने फिल्म बनाई हो, कोई पेंटिंग बनाई हो, कोई बिल हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई मैप बनाया हो, कोई कोर्ट का डिसीजन है, एवरीथिंग जिसमें कि एक्चुअल ऑब्जर्वर या आई विटनेस जो ये काम कर रहे हैं, वो सब ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा बनाते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए, है ना। फिर रिमेन्स और रिलिक्स, किसी का अवशिष्ट, किसी का बचा हुआ कुछ, कैसे? जैसे कि आप म्यूजियम में देखने जाते हैं तो नेताजी के यूज किए कपड़े, गांधी जी की यूज की हुई का चश्मा, उनके लिखे हुए लेटर, डायरी, ये सब क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद ए पर्सन, ग्रुप और पीरियड, उस काल या उस समूह या उस व्यक्ति के से एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएं, फॉसिल्स के रूप में, स्केलेटन्स के रूप में, टूल्स, वेपन्स की, उस काल में इस तरीके के हथियार यूज होते थे, ऐसे बर्तनों में लोग खाना खाते थे,
इस तरीके के कपड़े पहनते थे, ऐसी भी दीवारें थी, ऐसा फर्नीचर था, ऐसी पिक्चर्स थी, कॉइन ऐसे सिक्के चलते थे, है ना। ये सब रेलिक्स और रिमेन्स में आता है, दैट वर नॉट डेलिबरेटली इंटेंडेड फॉर यूज इन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन और फॉर यूज एज रिकॉर्ड्स। ये डेलिबरेटली इसलिए नहीं बनाया गया कि आप इसको फ्यूचर में यूज कर सकें, ये हमको अवशेष मिल गए हैं जो हमारे प्राइमरी सोर्स के काम करते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट ये डेलिबरेटली लिखा गया है इसलिए कि फ्यूचर में काम आ सके। और ओरल टेस्टिमनी जो हमें बातचीत में पता चलता है, और हमने अपने माँ बाप से सुना, उन्होंने अपने माँ बाप से सुना, उन्होंने अपने माँ बाप से सुना, तो हमें बरसों पीढ़ियों पहले की बातें भी हो सकता है कि आपके खानदान में सबको पता हो, वो ओरल टेस्टिमनी है। कि उस वक्त ऐसा हुआ था, हमारे बाबा बताते थे, हमारे परदादा बताते थे, वो बातें। ओरल टेस्टिमनी इज स्पोकन अकाउंट ऑफ ए विटनेस ऑफ और पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट। दिस एविडेंस इज ऑब्टेन्ड इन ए पर्सनल इंटरव्यू एंड मे बी रिकॉर्डेड और ट्रांसक्राइब्ड एज ए विटनेस रिलेट्स हिज और हर एक्सपीरियंसेस, है ना। ये ओरल टेस्टिमनी कहीं रिकॉर्डेड मिल जाए आपको, कहीं किसी का पर्सनल इंटरव्यू मिल जाए जिसने मुंह से कहा हो, है ना। फिर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा में क्या आएगा, हियर द पर्सन हु सप्लाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। हाँ ठीक है, here the person who supplies information about the past is neither a participant nor an eyewitness of events। ये secondary sources of data में वो होता है, हमको information मिलती तो है लेकिन उसके द्वारा लिखी हुई मिलती है, जो ना तो participant रहा और ना ही उसने खुद से वो घटना होते हुए देखी है। Items of this type can be written materials like newspaper articles, interviews referred to in the articles, magazines, books, research reports etc। इस तरीके के items हमको मिलते जाते हैं न्यूज़पेपर में, लेकिन न्यूज़पेपर में कहा जाएगा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था, है ना। तो मतलब प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी सोर्स बनता है। दीज आर अकाउंट्स ऑफ एन इवेंट नॉट एक्चुअली विटनेस्ड बाय द रिपोर्टर। द रिपोर्टर मे हैव टॉक विद एन एक्चुअल ऑब्जर्वर और रीड एन अकाउंट बाय एन ऑब्जर्वर। यानी कि रिपोर्टर ने कुछ लिखा है, हो सकता है कि उसने ऑब्जर्वर से बात की हो, उससे जो समझा हो उसको लिख दिया हो, तो ये प्राइमरी सोर्स नहीं होगा क्योंकि ऑब्जर्वर खुद नहीं बोल रहा है ना। Secondly, sources may sometimes be used, but because of the distortion in passing on information, the historians use them only when primary data are not available, which unfortunately is frequently। ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज कम यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये हो सकता है कि इंफॉर्मेशन एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचते पहुंचते डिस्टॉर्ट हो जाए, वो उसमें कुछ खामियां आ जाए, वो कुछ बदल जाए, उसका कुछ दूसरा अर्थ निकल आए जो उसका अर्थ ना हो। इसलिए हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासविद होते हैं, वो इतिहास शास्त्री होते हैं, वो यूज करने को मना करते हैं। मतलब कि हम बिल्कुल प्राइमरी डेटा ना मिले तो सेकेंडरी सोर्स को यूज करने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि प्राइमरी सोर्स नहीं मिलता और सेकेंडरी सोर्स से ही काम कर चलाना पड़ता है। स्टकमैन पॉइंट्स आउट फाइंडिंग द सेकेंडरी सोर्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, द रिसर्चर मस्ट देन वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ द सोर्स मटेरियल। कि सेकेंडरी सोर्स मिलना ये आपका पहला चरण होता है, आपको ये तय करना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए कि जो मिला है हमको वो कितना सही है, उसकी क्वालिटी कैसी है। Secondary sources of data are usually of limited worth for research purposes because of the errors that may result when information passes from one person to another। यही कह रहा है कि रिसर्चर्स वगैरह में सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा बहुत उनके लिमिटेड यूज है, उसकी वर्थ कम है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब इंफॉर्मेशन प्रेषित होती है तो वो बदल जाती है। मोस्ट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एंड encyclopedias are examples of secondary sources, for they are often several times removed from the original first hand account of events। इसीलिए जो आपकी इतिहास की किताबें हैं, टेक्स्ट बुक है, इवन इंसाइक्लोपीडिया, वो सब सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स से उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसको लिखा है, जो लिखना चाहा वो लिखा, जो नहीं लिखना चाहा वो नहीं लिखा, तो वो सब प्राइमरी सोर्स नहीं है। इवेल्युएशन ऑफ डेटा, तो आप जो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, क्योंकि आप जो आप घटना अध्ययन कर रहे हैं वो अब हो नहीं रही है, जो इमारत अध्ययन कर रहे हैं, जो काल अध्ययन कर रहे हैं वो अब है नहीं, प्राइमरी सोर्स कम मिल रहा है, सेकेंडरी सोर्स ज्यादा है, तो मूल्यांकन कैसे हो उन आंकड़ों का, और कैसे रिसर्च की वैलिडिटी स्टैब्लिश हो कि हाँ वही काम हुआ है जो होना चाहिए था। The main feature of historical research is the evaluation of historical data. The backbone of historiography is the authenticity of data collected from different sources। तो सबसे ज्यादा important यही है कि जो data collect किया गया वो कितना authentic है। Even when the data are collected through different sources, doubts can be raised about their validity, reliability and relevance। जबकि आंकड़े
विभिन्न प्रकार के स्रोतों से लिए जा रहे हैं, कहीं इंटरनेट से लिया जा रहा है, कहीं मैगजीन से लिया जा रहा है, कहीं न्यूज़पेपर से लिया जा रहा है, किताबों से लिया जा रहा है, तब भी ये संदेह मन में उठता है कि वो कितना वैध, विश्वसनीय और यथा सार्थक है। द प्रोसेस ऑफ जजिंग वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस ऑफ डेटा इज कैरिड आउट थ्रू टू डिवाइसेस विद एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो ऐतिहासिक अनुसंधान में बनता है वो आंतरिक और बाह्य आलोचना ही है। तो यही दो तरीके हैं जिनसे आप सेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि डेटा कितना इवे कितना काम का है, वर्दी है। कैसे पता चलेगा? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे देखिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर, पर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्सटर्नल की मतलब जब आप बाहरी सोर्स से जो आपको डेटा मिल रहा है वही कायदे का है कि नहीं, सही है कि नहीं, वाजिब है कि नहीं। और इंटरनल क्रिटिसिज्म की डेटा तो आपने सोर्स तो सही मिल गया, लेकिन उससे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब इंटरनली अगर गलती कर रहे हैं वो इंटरनल क्रिटिसिज्म है, सोर्स ही गलत आपने चुना है वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। समझने के लिए, बाकी तो इसमें लिखा ही है कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एस्टैब्लिशेस द ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ डेटा, है ना। ये तय करता है कि आपको जो डेटा मिला वो कितना जेन्युइन है, कितना सत्य है। इज द रेलिक और डॉक्यूमेंटेड ट्रू वन? ये जो आपको मिला डॉक्यूमेंट वो या तो सही मिला या फॉर्जरी था, कोई काउंटरफिट था, कोई गलत चीज मिल गई, कोई गलत आपने डॉक्यूमेंट सही समझ के ले लिया। वेरियस टेस्ट्स ऑफ जेन्युइननेस में बी एम्प्लॉयड, बहुत तरीके के जेन्युइननेस के टेस्ट होते हैं, जैसे establishing the age or authorship of documents may require intricate tests of signature, handwriting, script, type, spelling, language usage, documentation, knowledge available at the time, and consistency with what is known। जैसे आप ये तय कर सकते हैं कि उस काल में कौन सी भाषा चलती थी, लिखने का स्टाइल क्या था, लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी। ये सारी चीज़ों से ये आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये उसी काल का। आप वेद अध्ययन कर रहे हैं और वो मान लीजिए हिंदी में लिखे हुए मिले आपको, तो वो प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो संस्कृत में लिखे गए हैं। इस तरीके की चीज़ों से आप उसकी ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल और केमिकल टेस्ट चलते हैं कि कितने साल पुरानी इंक यूज हुई है, कौन सा पेपर है, क्लोथ पे लिखा गया है कि स्टोन पे लिखा गया है कि मेटल पे लिखा गया है कि वुड पे लिखा गया है। ये सब ये तय करके बताएंगे कि वो किस काल की लकड़ी, आपका पदार्थ, पत्थर, कपड़ा, पेपर है। Are these elements consistent with known facts about the person, the knowledge available, and the technology of the period in which the remains of the document originated? मान लीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कि ये गुप्त काल में लिखा गया है और उस वक्त जो स्याही इस्तेमाल होती थी या जितने साल पुराना गुप्त काल का पीरियड है वो उससे मैच नहीं कर रहा है, या ये टेक्नोलॉजी तो तब डेवलप ही नहीं थी, इसका मतलब ये गुप्त काल का नहीं है। तो इस तरीके की बातों से ये तय होता है कि जो डेटा आप वो ऑथेंटिक है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आएगा कि आप उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। आफ्टर द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिलिक्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, तय हो गया कि ये वेद ही है, उसी काल में लिखे गए हैं, गुप्त काल का ही है। देयर इज स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ इवेल्युएटिंग देयर एक्यूरेसी और वर्थ। तब भी दिक्कत है कि आप उसका सही सही मूल्यांकन कर पाएंगे कि नहीं। ऑल्दो दे मे बी जेन्युइन, डू दे रिवील अ ट्रू पिक्चर? What of the writers or creators? Were they competent, honest, unbiased, and actually acquainted with the facts, or were they too antagonistic or too sympathetic to give a true picture? सही लिख लिया आपने, सही पता चल गया कि उसी काल का है, लेकिन जो राइटर लिख रहा है वो उसको कैसे सही लिख रहा है? डिड दे हैव एनी मोटिव्स फॉर डिस्टॉर्टिंग द अकाउंट? क्या वो कुछ उनके पास ऐसा मोटिव है कि वो डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं अकाउंट को? वर दे सब्जेक्ट टू प्रेशर, फियर और वैनिटी? हाउ लॉन्ग आफ्टर द इवेंट डिड दे मेक ए रिकॉर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी, एंड वर दे एबल टू रिमेंबर एक्यूरेटली व्हाट हैपेंड? वर दे इन एग्रीमेंट विद अदर कॉम्पिटेंट विटनेसेस? है ना। यानी कि हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में तो ये चेक किया जाएगा कि जेन्युइन कितना है डेटा आपका। इंटरनल क्रिटिसिज्म में ये चेक किया जाएगा कि जो आपको मिला, लिखा हुआ मिल गया, ये पता चल गया कि हाँ उस काल का है, उस व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन क्या उस व्यक्ति ने किसी बिना किसी प्रेशर के लिखा, बिना किसी फियर के लिखा, घटना होने के कितने दिन बाद लिखा, क्या उसको याद रह गई घटनाएं या उसमें भूल गया? ये सारी चीजें इंटरनल क्रिटिसिज्म में आती हैं। इसके अलावा आपका अपना इंटरप्रिटेशन भी आता है कि आप उसको सही, जो लिखा है उसको उसी तरह समझ रहे हैं या नहीं। तो ये दो खास बातें हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म। ये और किसी रिसर्च टाइप में डिस्कशन नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव में नहीं होगा, फिलोसॉफिकल में नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल में, क्वालिटेटिव में। ये इसकी पिक्यूलियर टर्मिनोलॉजी हिस्टोरिकल रिसर्च की है। इसके मेन स्टेप्स, जैसे कि रिसर्च की जाती है, यहाँ पे भी आप प्रॉब्लम डिटरमाइन करेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डेटा, किस पॉपुलेशन पे आपको अध्ययन करना है, फिर आप डेटा का कलेक्शन करेंगे, आप लाइब्रेरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सोर्स ढूंढेंगे, फिर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर आप डेटा को इंटरप्रेट करेंगे और रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। लेकिन इसकी रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी चैलेंजिंग है। क्यों?
क्योंकि मान लीजिए अगर आपने प्रॉब्लम बहुत ब्रॉडली स्टेटेड, बहुत विस्तृत प्रॉब्लम ले ली है, तो आपको उसका समेटने में, समराइज करने में दिक्कत होगी। टेंडेंसी टू यूज इजी टू फाइंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा रादर देन सफिशिएंट प्राइमरी सोर्सेज विच आर हार्डर टू लोकेट बट यूजुअली मोर ट्रस्टवर्दी। अक्सर आप जब रिसर्च करते हैं तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आपने कौन से डेटा यूज किया है, सेकेंडरी की प्राइमरी। अगर आपने सारे सेकेंडरी सोर्सेज ले लिए हैं जो बहुत ईजिली मिल जाते हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों प्राइमरी सोर्स नहीं दिया, जबकि यहाँ 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 ये उपलब्ध था। तब तो रिसर्च आपकी ट्रस्टवर्दी होगी ना। फिर inadequate historical criticism of data because of failure to establish authenticity of sources and trustworthiness of data। आपने लिया तो, लेकिन आपने उसका क्रिटिसिज्म चेक नहीं किया कि वो जेन्युइन है कि नहीं, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ऑफन ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ ए स्टेटमेंट इफ सेवरल ऑब्जर्वर्स एग्री। अक्सर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जिस बात पे एक मत होते हैं, हमको लगता है कि वो सही है। इट इज पॉसिबल that one may have influenced the other or that will all were influenced by the same inaccurate source of information। तो ये हो सकता है कि कोई एक आदमी दो सभी को प्रभावित कर दे और सबको उसकी बात सही लगने लगे, तो हमको उसकी क्रिटिसिज्म चेक करनी चाहिए। पुअर लॉजिकल एनालिसिस भी हिस्टोरिकल रिसर्च की रिपोर्ट राइटिंग में होती है। क्यों हो सकती है ये, इसके भी कुछ कारण हैं, जैसे ओवर सिंप्लीफिकेशन, failure to recognize the fact that causes of events are more often multiple and complex rather than single and simple। हम ओवर सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं रिसर्च को, हम ओवर जनरलाइज कर दे रहे हैं, हम वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि उस वक्त की काल में उसका क्या अर्थ रहा होगा। सिग्निफिकेंट फैक्ट्स इन ए सिचुएशन एंड दोज दैट आर इररिलेवेंट और अनइम्पॉर्टेंट, हम ये नहीं अंतर कर पा रहे हैं कि कौन से फैक्ट सिग्निफिकेंट हैं, कौन से इररिलेवेंट हैं। Failure to consider the documents in the context of their time, that is the existing belief, biases and so forth। उस वक्त के जो विश्वास थे, जो पूर्वाग्रह थे, उनके हिसाब से हम डॉक्यूमेंट्स को नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारी रिपोर्ट राइटिंग को खराब करता है, हमारी रिपोर्ट राइटिंग को चैलेंजिंग बनाता है। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च है कि जो हो चुका है उसको अध्ययन करना है। हम कैसे अध्ययन करेंगे? पहली बात, हमारी शॉर्टकमिंग सबसे बड़ी कि हमको वो अध्ययन करने के लिए वो चीज़ एक्चुअली नहीं मिल रही है। हम सिर्फ डेटा पर निर्भर करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स पे। प्राइमरी मिलना मुश्किल है, पर मिल जाए तो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, पर जनरली हम सेकेंडरी सोर्स से ही रिसर्च कर लेते हैं। फिर उसका हमने एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म चेक किया कि नहीं, कि वो उसी काल का है कि नहीं, ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। मिल गया उस काल का, तो जिस राइटर ने लिखा है उसने किस हिसाब से लिखा है, वो इंटरनल क्रिटिसिज्म। और चैलेंजिंग तो है ही हिस्टोरिकल रिपोर्ट राइटिंग। ओके, so it is all about historical research from my point of view. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.